नॉर्थ दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट देखने से काफी छोटा और पुराना लग रहा था। दीवारों की हालत काफी जर्जर और नाजुक दिखाई दे रही थी। छत पर लगा हुआ पुराना पंखा घूमते हुए काफी शोर कर रहा था। खराब वेंटिलेशन के कारण कमरे में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसी अपार्टमेंट के रोलिंग कुर्सी पर करीब 20 से 21 साल की लड़की बैठी हुई भी थी। उसने ब्लैक स्लिंग ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी और उसके बाल लंबे और घुंघराले थे। उसके होंठ डूबते सूरज की लालिमा की तरह लाल थे। वह बिल्कुल डरावनी कहानियों की एक चालाक लोमड़ी की तरह दिख रही थी। लड़की ने अपनी उंगलियों के बीच आधी जली हुई सिगरेट को पकड़ा हुआ था। लड़की ने भौहें सिकोड़ लीं और अचानक गुस्से से गुर्राई, त्रिशा पागल लड़की, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि रीमा एक बिच है, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब तुम देखो, उसने तुमसे सब कुछ छीन लिया जो भी तुम्हारे पास था। अब तुम बिल्कुल अकेली रह गई हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वह हमेशा ही तुमसे जलती थी और तुम उसे एक अच्छी दोस्त मानती रही। और देखो उसने तुम्हारी दोस्ती का क्या सिला दिया है। त्रिशा एक खाली इमोशंस के साथ सोफे पर गिर गई और उदासी से कहा, वे वैसे भी मेरे अपने नहीं थे, तो रीमा उन्हें मुझसे कैसे छीन सकती है। साफ तौर पर वह पहले से ही रीमा के बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। मेरे पास उन्हें दोष देने का हक नहीं है। मैं तो गलती से उनके पास पहुंच गई थी, लेकिन आप सब ठीक है। जिसकी जो जगह थी वो वहां पहुंच चुका है और मेरी जगह यही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। त्रिशा के शब्दों में दुख और दर्द दोनों झलक रहा था, जो कि वाणी काफी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वाणी ने त्रिशा को डांटते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है कि किसके साथ गलत हुआ है। वह तुम हो जिसके साथ गलत हुआ है। हाँ, यह सही है कि तुम सिंघानिया परिवार की असली बेटी नहीं हो, पर फिर भी तुमने 20 साल उस घर में गुजारे थे। ऐसे कैसे? वह तुम्हें इतनी बुरी तरीके से अपमानित करके घर से बाहर निकाल सकते हैं। त्रिशा वाणी की तरफ हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, अच्छा ठीक है वाणी, अब तो मुझे डांटना बंद करो। देखो मुझे दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे चोट पर दवा भी नहीं लगाओगी? वाणी गुस्से से त्रिशा पर भड़कते हुए कहा, यह भी तुम्हारी ही गलती है। क्या जरूरत थी तुम्हें? सिंघानिया विला के आसपास भी भटकने की ओर गई तो गई वहां, फिर उस दुष्ट रीमा से इतना ज्यादा चोट खाकर भी आ गई। त्रिशा बताओ, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? वाणी ने त्रिशा के जख्मों से बहने वाले खून को देखा। उसके पैरों से बहने वाला वह चटक लाल रंग वाणी की आंखों में चुभ रहा था। वाणी ने गुस्से भरी नजर से त्रिशा को देखा और फिर अपने हाथों में ली हुई सिगरेट को नीचे गिराकर अपने पैरों से मसल कर बुझा दिया और कुछ कदम बढ़ाकर पास के ही एक ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर लौटकर त्रिशा के पैरों के पास बैठ गई। वाणी की आंखों में अभी भी त्रिशा के लिए गुस्सा था, लेकिन फिर भी वह खुद को त्रिशा की चिंता करने से रोक नहीं पाई। सिंघानिया परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद त्रिशा की इकलौती दोस्त वाणी ने उसे अपने पास बुला लिया और जबरदस्ती उसे अपने पास रख लिया। दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी। हालांकि जब दोनों की पहली बार स्कूल में मिले थे तो वह दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खटकने लगे थे। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ बुक्स को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त होने के बावजूद दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। जहां त्रिशा काफी शांत और समझदारी से काम लेने वाली लड़की है, वही वाणी उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। अगर किसी ने उसके साथ गलत करने या उसे परेशान करने की कोशिश की तो वह उसे सबक सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पर दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत है। त्रिशा को अपने सबसे कठिन समय में जब किसी की जरूरत महसूस होती तो हमेशा वाणी बिना सवाल के उसके पास खड़ी मिलती। वाणी हमेशा त्रिशा की मदद करने के लिए तैयार खड़ी मिलती। चाहे त्रिशा के लिए झगड़ा करना हो या फिर उसे सहारा देना, वह हर तरह से उसके साथ थी। पर फिलहाल वाणी उस पर अभी बहुत गुस्सा थी, क्योंकि त्रिशा ने पहले उसकी बात नहीं सुनी थी और उसने रीमा पर विश्वास किया। शायद अगर त्रिशा उसकी बात पहले मान लेती तो आज वह इस हालत में नहीं होती। वाणी ने त्रिशा के घाव को साफ करते हुए उसकी तरफ देखा और गुस्से से अपने दांतों को भींचते हुए आगे कहा, अब इस तरह की शक्ल मत बनाओ। मुझे तुम्हारी इस दयनीय शक्ल को देखकर गुस्सा आता है। चले जाओ, मैं तुम्हें देखकर ही परेशान हो गई हूँ। वाणी ने त्रिशा के पैरों पर बैंडेज बांधते हुए उठ गई और फर्स्ट एड बॉक्स को टेबल पर रखकर वहीं सोफे पर बैठ गई।
वाणी ऊपर ऊपर से तो त्रिशा को डांट रही थी, पर अंदर ही अंदर उसका भी दिल दुख रहा था, खास तौर से अब जब उसने त्रिशा की रिपोर्ट देख ली है और उसे पता चल चुका है कि उसे कैंसर है। वह अपने गुस्से और दुख को छुपा नहीं पा रही थी। वाणी को समझ नहीं आ रहा है कि वह रीमा पर गुस्सा करे या फिर इस बेवकूफ त्रिशा पर, जिसने रीमा जैसी लड़की पर विश्वास किया और आज जब वह मरने के कगार पर पहुंच चुकी है तो उसके पास कोई नहीं है। वह अकेली है, बिल्कुल अकेली। वाणी ने अचानक त्रिशा को डांटना बंद कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो गईं। वाणी को जब लगा कि उसके आंख से आंसू निकलने वाले हैं तो उसने अपने आंसू रोकने के लिए अपने होंठ भींच लिए और त्रिशा की तरफ देखते हुए उदास स्वर में कहा, देख लेना त्रिशा, अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारे लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। त्रिशा ने जब वाणी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो अचानक की उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वाणी के इतनी कोशिश करने के बावजूद उसके आंखें लाल हो गई थी और चेहरा उदासी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। त्रिशा ने अपने पैरों को सावधानी से उठाया और उसे सोफे पर रखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वाणी की तरफ देखा और उससे कहा, मैं केवल तुमसे इतना ही उम्मीद करती हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो केवल तुम ही अपने हाथों से मुझे मुखाग्नि दो। वाणी अब अपने आप को और नहीं रोक पाई और आखिरकार उसकी आंख से आंसू बह निकले। वाणी में रोते हुए त्रिशा को डांटा, बेवकूफ लड़की, जब तुमसे ठीक से बात करती नहीं आती है तो तुम अपनी जुबान बंद क्यों नहीं रखती हो? मुझे तुम्हारी ये बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आइंदा मुझसे इस तरह की वाहियात बातें करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें बता रही हूँ त्रिशा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। त्रिशा थोड़ा जोर से हंस दी और वाणी से बोली, तुम्हें पता है वाणी, तुम रोते हुए बिल्कुल किसी डरावनी मूवी के चुड़ैल जैसे लगती हो। ठीक है, तुम मेरे सामने तो रो सकती हो, लेकिन किसी और के सामने इस तरह रोने मत लग जाना, नहीं तो वह बेचारा डर ही जाएगा। वाणी रोते हुए चिल्लाई, त्रिशा, सच में तुम्हारे अंदर अभी भी मजाक करने की हिम्मत है। वाणी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अचानक से खड़ी हो गई और त्रिशा की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोली, आज रात मेरे साथ शार्किंग नाइट क्लब चलो। शार्किंग नाइट क्लब वह जगह थी जहां वाणी प्रेजेंट में काम कर रही थी। ये दिल्ली की एक शानदार क्लब है। किस लिए? त्रिशा ने कंफ्यूजन से वाणी से पूछा। वाणी ने त्रिशा को घूरते हुए कहा, क्या किस लिए? क्या तुम्हें राहुल पसंद नहीं है? आज रात मैं तुम्हारी उसके साथ एक स्पेशल नाइट अरेंज करती हूँ। मुझे पता है, राहुल का आज रात का शार्किंग नाइट क्लब में एक रूम बुक है। त्रिशा वाणी के शब्दों से स्पीचलेस थी। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, उसे मुझ में कभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वह पहले से ही मुझे देखना नहीं चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो वह मुझसे और भी नफरत करने लगेगा। वाणी ने थोड़ा जोर से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पहले ही मर रही हो, तुम्हें उस बेवकूफ राहुल की परवाह क्यों है? तुम बस बेवजह उस स्टूपिड राहुल से डरती रहो, उसके नाराज होने या खुश होने की परवाह करती रहो। क्या तुम अपने पछतावे को अपनी कब्र पर ले जा रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ चल रही हो, क्या पता उसके साथ वक्त बिताने पर वह तुम्हारी भावनाओं को समझ ले। त्रिशा की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वाणी को लगा कि शायद त्रिशा फिर से मना करने वाली है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब त्रिशा ने थोड़ी देर बाद कहा, तुम सही कह रही हो, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे एक चांस तो लेना ही चाहिए। आखिर मैं कब तक पछतावे भरी जिंदगी जीती रहूंगी।